मेरा हमेशा यही फोकस था कि जॉब लेंगे, पैसे कमाएंगे, सुखी लाइफ जिएंगे। अच्छा। एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाख रुपए लगेंगे। जो लोग फंडिंग उठाने जा रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट मत बेचिए। हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं हर हफ्ते यहाँ पर एक शानदार इंटरव्यू लेकर आता हूँ जो अपने आप में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होती है। तो दोस्तों आज के गेस्ट है शांतनु सर, जो कि ड्रोन अड्डा नाम के स्टार्टअप के CEO एंड फाउंडर हैं। तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब इन्होंने कैसे शुरू किया था। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और सर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शांतनु भेदे और मैं ड्रोन अड्डा का CEO और को फाउंडर हूँ। मैंने ये स्टार्टअप 6 महीने पहले शुरू किया, बट स्टार्टअप का आइडिया मुझे अराउंड 3 इयर्स पहले आया था। जब मुझे मेरा पहला जॉब लगा था मेरे को फाउंडर के साथ में। मेरे को फाउंडर तब ड्रोन डिलीवरी पे काम कर रहे थे और तब मैं उनसे मिला और मैंने वहाँ पे पूरा एंड टू एंड ड्रोन डिलीवरी सोल्यूशन उन्हें बना के दिया था। बट हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ड्रोन डिलीवरी करने में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ड्रोन्स बना रहे हैं इंडिया में। तो क्यों ना हम इन लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। तो वही क्यों करे जो हर कोई कर रहा है। वी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने रिसर्च किया, हमने काफ़ी ढूंढा कि इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि UAVs जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, इन्हें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी बहुत स्कार्स है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग चाइना से ही कंपोनेंट्स लाके इंडिया में बेचें और ताकि हम लोग और UAV कंपनीज को बढ़ावा दे सके। बट हमारा सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि सारे ड्रोन कंपोनेंट्स रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, तो उन्हें कस्टम से क्लियर करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। एंड हम जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर्स के पास जाते थे उन्होंने हमसे हमेशा यही कहा कि हम नहीं ले आ पाएंगे। फिर फाइनली हमें एक फ्रेट फॉरवर्डर ऐसा भी मिला जिन्होंने कहा कि हाँ मैं ले तो आऊँगा बट उसे 2 महीने लगेंगे। तो हमने सोचा कि एज अ बिजनेस दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज आपको एक रिलायबल सप्लाई चेन की बहुत ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको हमेशा कंपोनेंट्स मिलते रहे, क्योंकि आपका बिजनेस कंपोनेंट्स ना होने की वजह से कभी रुकना नहीं चाहिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट मेरा मोस्ट काम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रहा है। अच्छा। वो मेरे पिताजी जो है वो हमेशा वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर खुद है। उन्होंने BSNL में काम किया हुआ है एज एन इंजीनियर। तो उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया और फिर मैंने वहाँ से खुद से ही यूट्यूब से सीखा, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने मेरे कॉलेज में रोबोटिक्स क्लब शुरू किया और वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि जब 8 साल से मैं ड्रोन्स बना ही रहा हूँ और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हमें कंपोनेंट्स बनाए बिल्कुल। जो इंडिया में UAV इकोसिस्टम का चाइना पे से जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से हटा दे। एंड इस तरह हमने ड्रोन अड्डा का फाउंडेशन किया। सर आप कौन से कॉलेज में थे? मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, और मैकेनिकल ब्रांच थी। हाँ जी। तो सर आप ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में सर कैसे इंटरेस्ट आया था आपको? मुझे हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही मेरा करियर बनवाना था। तो मुझे मेरे पापा ने एक बहुत अच्छा एडवाइस दी कि तू मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले, जिससे तुझे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं इसका बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं ही तुझे सिखा दूंगा। अच्छा। और इंटरनेट है तो तू कुछ भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। एंड उनकी वो एडवाइस मुझे आज भी हेल्प करती है, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करने बैठता हूँ तो मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों फील्ड्स का यूज़ करके जो मैकेट्रॉनिक्स बनता है हाँ वो यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स में, जिस वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाता हूँ। बिल्कुल। सर तो आपने ये ग्रेजुएट कब पास करी थी कॉलेज से? मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था। मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। मेरा मन रोबोटिक्स में था। तो हमारे क्लब कॉलेज में हमने सेकेंड ईयर में हमारा रोबोटिक्स क्लब फॉर्म किया था, तो हम लोग हमेशा वहीं पे रहते थे। बट हमारे टीचर्स का सपोर्ट होने की वजह से हम लोग निकल गए कॉलेज से। बट हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। हाँ yes। सर तो ये आपके स्टार्टअप की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? मतलब कब आपको विजन आया था कि मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है? जैसे होता है ना कि कॉलेज में लोग प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, हमको जॉब लेना है, तो सर आप स्टार्टअप की तरफ कैसे शिफ्ट हो गए? इनिशियली मेरा भी प्लान वही था कि मैं भी एक जॉब करूंगा और फिर कुछ सालों बाद में भी कुछ खुद का करने का सोच सकते हैं। बट हुआ ये कि मेरे कॉलेज के जो HOD थे मिस्टर हांडा सर, उन्होंने बोला कि शांतनु यू आर नॉट जॉब मटेरियल, तू जॉब मत करना, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी उसमें। अच्छा। मैं कह रहा लाइफ खराब क्यों? बिकॉज तेरा पोटेंशियल वो है कि तू एंटरप्रेन्योरशिप से इम्पैक्ट करा सकता है सोसाइटी में। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि क्या ये किया जा सकता है। बट इंडिया में एक प्रॉब्लम है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ। तो मैं ऐसे ही एक दिन मेरे पापा के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करो, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। अच्छा। हाँ, मेरी मदर से थोड़ा मुझे बोला गया कि जॉब कर ले, इजी है, सेटल हो जाएगा। बट
वो चैलेंजिंग चीज़ों का मुझे यानी कि थोड़ा आपकी फैमिली कंडीशन सही थी, हाँ आर्थिक फैमिली स्थिति। कंडीशन अच्छी थी जिस वजह से वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। बिल्कुल। बट उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता हाँ। है, क्योंकि अगर कोई आपके पीछे नहीं खड़ा है तो वो आपको थोड़ा सा आप डगमगा जाते हो कि करूँ या ना करूँ, स्टार्ट करूँ भी या ना करूँ मैं। तो हाँ फैमिली का सपोर्ट तो था ही। बट फिर मैं अमित से मिला, मेरे जो को फाउंडर है। उनकी स्टोरी ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा। उनका 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, वेल पेइंग जॉब है, 2-2.5 लाख आते हैं महीने। उनके 2 किड्स भी है, एक 5 साल का है, एक 2 साल की है। तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग ऑन हिज ओन। तो तब मुझे लगा यार कि अगर एक बंदा इतना सब कुछ टेक पे लगा के इतना रिस्क लेके कुछ कर रहा है, वर्किंग विद दिस गाय विल श्योरली हेल्प मी अचीव माई गोल्स एज एन एंटरप्रेन्योर। तो तब मैंने रियलाइज़ कर लिया था, एंड तब मैं अमित के साथ एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था। तो मतलब वो ड्रोन अड्डा को उन्होंने शुरू किया था? नहीं, तो उनका कंपनी का नाम था टैपशो लैब्स, वहाँ पे वो ड्रोन डिलीवरीज पे काम कर रहे थे। तो मैं एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ वहाँ पे। अच्छा। एंड फिर वहाँ से हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो ड्रोन अड्डा पे ही हम लोग फुल फोकस से काम करेंगे। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपकी ये ड्रोन अड्डा वाली जर्नी स्टार्ट हुई। सर उसका स्टार्टिंग में फिर आपको सर क्या क्या मतलब चुनौती आई और क्या क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ में कभी ख़त्म होती है। जैसे सर स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आप इनिशियल कोई फंडिंग नहीं होती है, तो जैसे कि टीम हायर करनी रहती है, टेक्निकल टीम बनानी पड़ती है, तो वो सब कैसे बनाया सर? सो उस मामले में मैं सोचूंगा कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि टेक्निकल पर्सन जो होता है, जो कंपनी का जो कोर टेक्नोलॉजी बनाता है, वो मैं ही हूँ। तो उसके लिए ये कभी हमारा बैरियर ऑफ एंट्री था ही नहीं कि मुझे एम्प्लॉय लगेंगे काम करवाने के लिए। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैंने ही स्टार्ट किया। अच्छा। और अमित बाकी का सारा हैंडल कर लेते हैं, जो हमारा ऑपरेशंस होता है, जो डे टू डे फाइनेंस लीगल होता है, वो अमित हैंडल कर लेता है, जिस वजह से हमारा टीम बहुत वेल बैलेंस्ड है। उस वजह से हमें इनिशियली ये बैरियर्स नहीं आए। हाँ, फंड्स का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में है वो एक बहुत R&D इंटेंसिव बिजनेस है। हाँ। तो हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना पड़ता है, जिस वजह से हमने एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाख रुपए लगेंगे। तो मतलब हमारा कैपिटल जो है हमने मिनिमम टू मिनिमम रखा, ताकि हम अपनी सेविंग्स जितनी भी हो वो लगा के इसमें चला पाए। बट फॉर्चुनेटली कुछ लोग थे जो मेरे और अमित के नेटवर्क्स के थ्रू आए, जिनको हमारे विजन में ग्रोथ दिखी कि दिस इज़ एन आइडिया दैट कैन गिव देम रिटर्न्स, गुड रिटर्न्स। तो हमें फंडिंग बहुत जल्दी मिल गई। एंड ऐसा नहीं है कि ये हमारा स्ट्रगल नहीं रहा है इसमें। अच्छा। ये नेटवर्क हमारा इसलिए बना क्योंकि हम लोग टैपशो लैब्स में काम कर रहे थे। अच्छा। तो तब हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं था। तो हम तब लोगों से बात करते थे। तो ये जो हमारे प्रीवियस स्टार्टअप्स के जो एक्सपीरियंस, वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ गया? यहाँ पे बहुत काम आया सर। तो पहली फंडिंग उठाने में बहुत सारा इन्वेस्टर के पास गए होंगे, बहुतों ने रिजेक्ट किया होगा, तो रिजेक्शन तो आदत पड़ गई अभी रिजेक्शन की। तो उनमें आप सर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर रहे थे, मतलब क्या क्या किए होंगे इम्प्रूवमेंट किए, ताकि और भी जो लोग फंडिंग उठाने जाए वो लोग गलतियाँ ना करें जो आप कर रहे होंगे? जो लोग फंडिंग उठाने जा रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, आप अपना विजन बेचिए। और हर बिजनेस जो होता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। आप अपना टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकते, आपको अपना बिजनेस बेचना है। अगर इन्वेस्टर को आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखती है, तब वो जाके पूछेगा कि हाँ अब आप बताइए कि आपके टेक में ऐसा क्या खास है कि आपका बिजनेस जिस वजह से चलेगा। तो इन दी एंड वो बिजनेस मॉडल होता है, वो टेक्नोलॉजी मॉडल कभी नहीं होता है आपका। और बहुत लोग, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं जाके बस अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता देता था। और इन्वेस्टर्स को ये नहीं समझ आता है। इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी लोग नहीं होते, उन्हें पैसा समझ आता है, उनको बस केवल प्रॉफिट चाहिए। हाँ, उन्हें प्रॉफिट से मतलब है। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आपका स्टार्टअप अर्ली स्टेज होता है तो आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं होता है, आपके पास टीम भी नहीं होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है। तो आपके पास होती है आपकी एक स्टोरी। हाँ। आपको वो स्टोरी ही बेचनी होती है तब। और एक बार आपकी वो स्टोरी बिक जाती है तो फिर आप अपना पूरा टेक बना के, अपनी एक टीम बना के फिर आप बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। सो ये 2 टिप्स मैं दूंगा। अच्छा सर, तो अभी आप अपने ड्रोन अड्डा में अभी क्या क्या सर सर्विस देते हैं? सो मैं ड्रोन अड्डा के बारे में बताता हूँ। ड्रोन अड्डा जैसे नाम है, अड्डा जैसे कहते हैं, अड्डा इज़ अ हब, राइट। एंड हमारे जो मोदी जी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजन है कि इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। सो ड्रोन अड्डा इज़ लाइक अ हब, जहाँ पे जिस किसी को ड्रोन रिलेटेड स्टार्टअप करना है या बस फॉर फन ड्रोन्स बनाने हैं,
वो हमारे पास आ सकता है। हमारे पास सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो चाइनीज़ मार्केट से इन्हें मिलते हैं, राइट। तो तो चाइनीज तो आप अपना खुद से बनाते हैं वो? यस, तो हम लोगों का गोल यही है कि हमें 75% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब आप कहोगे 75% क्यों? क्योंकि जो चिप्स है उसके लिए अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान, फ्रांस। जब तक इंडिया में सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ नहीं आती है तब तक हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे। बट जब वो आती है तब तक के लिए हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रुक नहीं सकते। तो हमने शुरू कर दिया है, जब भी इंडिया में कोई फैसिलिटी आती है और हमें चिप्स मिलने लगती है, हम लोग डेफिनेटली उनसे खरीदेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट 100% इंडिजीनियस हो जाए। मतलब सर सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में बनने लगेंगे तो फिर पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो जाएगा पूरा ये तरह वाला से मेड इन प्रोडक्ट? इंडिया होगा। बिल्कुल। तो अभी मतलब थोड़े बहुत 25% डिपेंडेंसी है हमारे चाइना पे। हाँ, क्योंकि चिप्स आती ही वही है, बनती ही वही है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि सर ड्रोन अड्डा की टैग लाइन ही है कि वी डू नॉट मेक ड्रोन सर, तो ऐसा मतलब लिखने का क्या कारण है कि आप देखोगे तो इंडिया में 250 से ज़्यादा ड्रोन कंपनीज है। अब ड्रोन अड्डा ये नाम लेके अगर मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ तो लोगों को यही लगेगा कि ड्रोन अड्डा इज जस्ट अनदर ड्रोन कंपनी। मतलब ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि जो हमारी कंपनी करती है वही दिखाते हैं, तो लेकिन सर आपने जस्ट इसका अपोजिट किया है कि हमने ड्रोन नहीं बनाते हैं। यस, तो बाकी ड्रोन कंपनीज से हम अलग इसीलिए है क्योंकि बाकी ड्रोन कंपनीज हमारे राइवल्स नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है। क्योंकि मैं जो कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, वो इन कंपनीज को हेल्प करेंगे उनका बिजनेस ग्रो करने। आपका सर ये मॉडल B2B है? हमारा मॉडल B2B है और हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ द शेल्फ भी हम लोग बेचने वाले हैं। अच्छा, B2C भी लाने वाले हैं। तो एक सेगमेंट है हमारे बिजनेस में, ड्रोन इंडस्ट्री में, जिसे एंथुजियास्ट या फिर हॉबिस्ट सेक्टर कहते हैं, जिसमें लोग बस रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ड्रोन्स बनाते हैं, फ्लाई करते हैं, उन्हें रेस करते हैं, उस पर कैमराज लगा के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। सो इस सेक्टर को हम लोग B2C के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। और हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है जैसे मिलिट्री, डिफेंस, मैपिंग, सर्विंग, इस सेक्टर को हम लोग B2B टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी काफ़ी अलग है। तो जैसे जो कंज्यूमर ग्रेड ड्रोन्स है, जो हॉबीस्ट के लिए हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका वो जो प्राइसिंग होता है वो रिलेटिवली चीपर होता है क्योंकि उन्हें रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। बट इंडस्ट्री में बहुत मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो जैसे मल्टीपल सेंसर्स यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब जैसे हमारे फ़ोन में जो एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप होता है वो एक होता है, बट हमारे ड्रोन्स में हम लोग 3-3 सेंसर्स लगाते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए तो वो दूसरा काम करे, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरे पे शिफ्ट होता है। तो उस वजह से उनका प्राइसिंग में अलग होता है। तो इसीलिए वो B2B मार्केट एक अलग है हमारे लिए और B2C मार्केट एक अलग है हमारे लिए। तो सर अभी IIT दिल्ली को ही क्यों चुने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए? IIT दिल्ली इज़ अ ब्रांड इन इटसेल्फ। जब IIT दिल्ली कहाँ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे एक्सेलेंस के साथ जोड़ा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट IIT दिल्ली हार्डवेयर बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है क्योंकि इनकी जो लैब फैसिलिटीज़ है ये फ्री ऑफ चार्ज आपको इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को देता है। एंड ये लैब सेटअप अगर मैं खुद से स्टार्ट करने जाऊँ तो मुझे 25 से 50 लाख का खर्चा तो आएगा ही आएगा। और ये सर पूरी तरह से गवर्नमेंट है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? IIT दिल्ली को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बट IIT दिल्ली जो एंटिटी है, जो फिट है, जो हम जिससे थ्रू इंक्यूबेटेड है IIT दिल्ली में, ये उनके सपोर्ट से हो रहा है हमारे लिए। तो सर आपका ये ड्रोन अड्डा कंपनी अभी कौन से स्टेज में है? तो ड्रोन अड्डा कंपनी हमारा जो है वो MVP स्टेज में है। अच्छा, MVP इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं उसे लाने से पहले आपको ये इंश्योर करना होता है कि ये प्रोडक्ट सेफ है, टेस्टेड है, रिलायबल है, क्योंकि ये ड्रोन्स में जाने वाला है जो हवा में उड़ेंगे और अगर कंपोनेंट फेल होता है सो इट्स नॉट गुड, वो किसी पे भी गिर सकता है, किसी को लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत रिजिड टेस्टिंग करते हैं। तो MVP इज़ बेसिकली आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो यूज़र यूज़ करने वाला है, उसके सारे फीचर्स उसमें होते हैं, उसका शेप, साइज, डायमेंशन एक्चुअल प्रोडक्ट के जैसे ही होता है, बट आप उसे बैच मतलब बल्क में मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप उसे छोटे से बैच में मैन्युफैक्चर करते हो। जैसे आप 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस ऐसे बनाते हैं और आप इसका एक बीटा रन करते हैं। तो आप हम अलग अलग पायलट्स को ये प्रोडक्ट्स देते हैं, वो हमारे लिए फ्लाई करते हैं, वो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट परफॉर्म करता है क्या। अगर कुछ बग्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं तो वो हमें बताते हैं और हम लोग मास प्रोडक्शन में जाने से पहले इन इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अभी MVP स्टेज के बाहर आ चुका है। अच्छा, और अभी हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मार्केट में हमारा रिसीवर मॉड्यूल जो है वो लॉन्च करेंगे। अच्छा, इस मतलब इस अभी अगले मंथ में लॉन्च होने वाला है? यस। ठीक। तो सर आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से रहेंगे?
सो हमारे टारगेट कस्टमर्स B2B साइड में अगर देखा जाए तो जितने भी इंडिया में या फिर अक्रॉस द ग्लोब ड्रोन इंटीग्रेटर्स, असेंबलर्स, मैन्युफैक्चरर्स है, ये है। इंटीग्रेटर्स, असेंबलर्स, मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो कंपोनेंट्स लेते हैं, इन्हें असेंबल करते हैं, इनका एक एयर फ्रेम बनाते हैं, मतलब एक एंक्लोजर होता है जिसके अंदर मोटर्स लगती है, आपका फ्लाइट कंट्रोलर लगता है, आपके बाकी के मॉड्यूल्स लगते हैं, बैटरीज लगती है, और फिर आपका एक ड्रोन बनता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कार इंडस्ट्री का। आपको पता होगा कि मारुति अपनी कार में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स नहीं बनाता है। वो ECU किसी और से लेता है, वो इंजन किसी और से लेता है, और फिर वो कार की चेसी बना के उसमें असेंबल करता है। ड्रोन इंडस्ट्री भी बहुत सिमिलर है इस चीज़ से। तो जो ड्रोन कंपनीज है वो अपना खुद का एयर फ्रेम बनाती है, और फिर उसमें अलग अलग कंपनी, जैसे कोई कंपनी जो फ्लाइट कंट्रोलर बनाती है उनसे फ्लाइट कंट्रोलर लेते हैं, कोई कंपनी ESCs बनाती है उनसे ESCs लेते हैं, इन्हें असेंबल करते हैं और फिर इनका पूरा ड्रोन बनता है। और फिर इस ड्रोन से वो या तो ड्रोन्स बेचते हैं या तो इस ड्रोन से वो सर्विसेज देते हैं लोगों को। तो सर आपकी टीम में अभी कितने लोग हैं? हमारी टीम में अभी कोर मेंबर्स हम 2 लोग हैं। अच्छा। हमारे पास कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी है, बट राइट नाउ वी आर हायरिंग। तो हम लोग अराउंड 5 पीपल हायर करने के प्लान में है, विच इंक्लूड्स इंजीनियर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। तो सर हमारी ऑडियंस में से कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? तो उनको थोड़ा हमारी वेबसाइट है www.thedronadda.com। वहाँ पे हमारे करियर सेक्शन में जाके आप आपका रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका लिंक दे देंगे सर। Sure. तो सर आप ड्रोन्स के बारे में कुछ सर बताना चाहें कि सर ड्रोन कैसे बनता है और कैसे काम करता है? सो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कार में जैसे इंजन होता है, व्हील्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, वैसे ही ड्रोन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग ड्रोन का ब्रेन कह सकते हैं वो होता है फ्लाइट कंट्रोलर। अच्छा। फ्लाइट कंट्रोलर में अलग अलग सेंसर्स लगे हुए थे, जैसे आपका एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, बैरोमीटर, जिससे ड्रोन को अपनी पोजीशन और ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है। और ये फ्लाइट कंट्रोलर से ही आपकी मोटर्स कनेक्टेड होती है, आपके ESCs कनेक्टेड होती है, आपका GPS सिस्टम, आपकी बैटरी वगैरह सब यहीं पे आके कनेक्ट होता है। तो बेसिकली एक हब होता है जहाँ पे आपका सारा कैलकुलेशन होता है कि ड्रोन को एयर में कैसे रखना है। फिर आती है आपकी ESCs, जो उसको मैं कह सकता हूँ कि वो आपका नर्वस सिस्टम जैसे मसल्स हो सकती है आपके मोटर्स, तो मसल्स को कैसे मूव करना है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलता है। तो ESCs बेसिकली मोटर का स्पीड कंट्रोल करती है। ESC इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो फ्लाइट कंट्रोलर सेंसर का डेटा लेता है और सेंसर उसे बताता है कि अरे आपका ड्रोन तो ऐसा टिल्टेड है। तो फिर फ्लाइट कंट्रोलर काम ये करता है कि कहता है कि अरे पीछे की 2 मोटर्स को आप स्पीड बढ़ा दो, अच्छा, और आगे की 2 मोटर्स का स्पीड थोड़ा कम कर दो, तो ये ड्रोन आपका सीधा हो जाता है। और ये कंटिन्यूअसली टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स 1 सेकंड में करते रहता है, जिसकी वजह से आपका ड्रोन हमेशा आपका ऐसा स्टेबल रहता है। अच्छा। और सर ये जैसा कि एरोप्लेन में तो इंजन होता है, ऐसे तो आगे से थ्रस्ट लेकर पीछे की तरफ वो धकेलता है तो आगे बढ़ता है प्लेन। तो सर ड्रोन में तो ऐसा इंजन होता नहीं है, 4 रोटर लगे रहते हैं ऊपर की तरफ, तो सर आगे की तरफ कैसे जाता है? तो जब उसे आगे की तरफ जाना होता है तो पायलट उसे कमांड भेजता है कि ड्रोन को आगे जाना है। उसके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे, तो फ्लाइट कंट्रोलर बताता है कि आगे की 2 मोटर्स को स्लो कर दो और पीछे की 2 मोटर्स को फास्ट कर दो, तो वो टिल्ट हो जाता है और अब वो ऐसे मूव करने लगता है। तो सर नीचे की तरफ जाएगा फिर वो? नहीं, नीचे की तरफ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि प्रपोर्शन में वो स्पीड बढ़ाता है दोनों मोटर्स का। अच्छा, तो उसका जो वेट होता है, जो थ्रस्ट होता है रिक्वायर्ड, वो सेम रहता है, बट वो एक एंगल पे थ्रस्ट लगता है ड्रोन को, उस वजह से वो आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव होता है। तो ड्रोन्स में हम इसे पिच, रोल और यॉ एक्सिस कहते हैं। तो सर आपको अभी इंडिया में ड्रोन का फ्यूचर क्या लग रहा है सर? इंडिया में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की कैपेबिलिटी है। अच्छा। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है ड्रोन सेगमेंट में, बट इन कंपनीज को चाहिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन कंपनीज को चाहिए एक सॉलिड सप्लाई चेन, क्योंकि हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर कल को चाइना को दिखता है कि इंडियन ड्रोन इकोनॉमी इज डूइंग बेटर दैन द चाइनीज ड्रोन इकोनॉमी, तो वो आपका पार्ट सप्लाई चेन बंद कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, वी आर नॉट सेलिंग पार्ट्स टू इंडिया। अब इंडियन ड्रोन इकोनॉमी कहाँ जाएगी? अब इंडियन बिजनेसेस कहाँ से पार्ट्स लेंगे? राइट? आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है कि आप USA, जर्मनी जाओ, बट वहाँ भी तो चाइनीज ही मोनोपोली है। हाँ, इसीलिए हमने ड्रोन अड्डा स्टार्ट किया, ताकि हमारी कभी किसी पे डिपेंडेंसी ही ना है। बिल्कुल, यही सर इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेगा। यस। और सर हमारे जो दर्शक में से जो कॉलेज में अभी स्टूडेंट होंगे, अभी जो अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, तो उनके दिमाग में भी आता होगा कि अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया जाए, तो उनको सर आइडिया नहीं मिलता है, तो उनको मार्केट में कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, उन्हीं को अपन तो हल कर देते हैं तो आइडिया मिल जाता है। तो सर उनको देखने का नज़रिया कैसा रहना चाहिए ताकि उनको नए नए आइडिया लगें कि हमको इस पर काम करना है? जब मैंने ड्रोन अड्डा स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने एक प्री इंक्यूबेशन किया था IIM बैंगलोर के साथ। तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई थी, जो मुझे लगता है कि जिन्हें भी
एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना है, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि डोंट लव द सॉल्यूशन, लव द प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्यूशन से प्यार करोगे तो वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यूजर्स का नहीं। तो आप यूजर्स की प्रॉब्लम से प्यार करो, आपका बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। अच्छा। तो मान लीजिए आप एक फ्लाइंग कार बना लेते हैं, बट किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपसे खरीदेगा कौन? हाँ। तो वो आपका बिजनेस तो कभी चलेगा ही नहीं। प्रोडक्ट ऐसा बनाइए जिसकी सही में मार्केट में नीड है और जो यूज़र आपसे कह रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो। और दूसरी चीज़ ये है कि यूज़र शुड बी रेडी टू पे फॉर इट। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक होता है एफर्ट, एक होता है टाइम और एक होता है मनी। सबको ये तीनों चीज़ें बचानी होती है। हाँ। या तो आपको आपका एफर्ट कम करना है, या तो आपको आपका टाइम बचाना है, या तो आपको आपका पैसा बचाना है। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस करके ही बिजनेस बनता है। तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का आप किसी सॉल्यूशन से या प्रोडक्ट से टाइम बचा के देते हैं, वो आपको पैसा देगा। किसी का आप एफर्ट बचा के देते हैं, वो आपको पैसा देगा। किसी का आप मनी बचा रहे हो तो वो तो बिल्कुल आपको पैसा देगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सर ज़्यादातर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है कॉलेज में पढ़ते टाइम कि हम प्लेसमेंट के लिए तैयारी करें या अपना स्टार्टअप ही शुरू करें, तो इसके बारे में क्या राय है सर आपकी? देखिए जॉब में भी सिक्योरिटी कहाँ है, ले ऑफ तो हो ही रहे हैं, आजकल ही हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में है वो कॉलेज से ही स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। उसमें सर कॉलेज भी मदद करता है उनकी, कॉलेज भी मदद करता है आपको, और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आप फेल होते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1-2 साल में आपको क्लियरली आइडिया भी आ जाता है कि आप स्टार्टअप करना चाहते हो क्या, क्योंकि उसके जो स्ट्रगल्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है देन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मिलना आसान है या फिर जॉब करना ईजी है, दोनों ही अपनी जगह एकदम सही है। बट ये पता होना चाहिए कि सही में मन से करना चाहते हैं या सिर्फ ग्लैमरस दिख रहा है इसलिए करना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। बट रात को जब नींद आती है ना तो चैन की आती है। ज़्यादातर हमें यही लगता है कि ये स्टार्टअप करके अपनी कंपनी बना देंगे तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे लोग काम करेंगे और पैसा आता रहेगा, जबकि बिल्कुल इसका उल्टा होता है यहाँ पे। जॉब में आप 9 to 5 काम करते हो, कभी कभी 9 to 11 काम करते हो, बट स्टार्टअप में आप 24/7/365 काम करते हो। आपका संडे नहीं होता है, आपका सैटरडे नहीं होता है। आप हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहते हो कि मेल आया है क्या, किसी क्लाइंट की रिस्पॉन्स आया है क्या, कोई लीड आया है क्या। बट इन दी एंड ये इनिशियल स्ट्रगल होता है। एक बार आपके कंपनी ग्रोथ स्टेज में जाता है तो हाँ ऑफ कोर्स आपको टाइम मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना सब कुछ छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस विद दैट एज वेल, बट वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो छोटे छोटे स्टार्टअप ही तो बाद में जा करके बड़े बन जाते हैं, तो फिर बाद में सर बहुत टाइम ही मिलता है। यस। हाँ सर, आपके सर कुछ ज़िंदगी से कुछ रोचक किस्से हो जो कि ऑडियंस को सुनने में कुछ मोटिवेशनल लगे? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि हमारे कॉलेज में, सारे ही कॉलेजेस में होता है कि आपको 75% अटेंडेंस मिनिमम मेंटेन करना होता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने रोबोटिक्स क्लब बनाया था, हम लोगों का मन नहीं होता था क्लासेस जाने का, तो हम लोग क्लासेस करते ही नहीं थे। एग्जाम में बैठने की जब बात आई तो हमें कहा गया कि आपका अटेंडेंस 75% नहीं है तो आप बैठ नहीं सकोगे। तो हम लोग हमारे एचओडी के पास गए थे और हमने बताया कि सर हम लोग ये काम कर रहे थे तो इस वजह से ये नहीं हो पाया, और दूसरे दिन हम एग्जाम में बैठ गए। अच्छा। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जो सर थे उनको बहुत बिलीव था कि सिर्फ पढ़ाई वाले एजुकेशन से स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्हें स्किल्स चाहिए, और स्किल्स ऐसी चाहिए जो बोथ एंटरप्रेन्योरशिप में भी और जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे। क्योंकि जॉब में भी आप जब अप्लाई करते हो तो आपका एम्प्लॉयर हमेशा ये देखता है कि विच प्रॉब्लम कैन दिस पर्सन सॉल्व फॉर मी। अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वो आपको तभी के तभी ऑफर लेटर देगा। आप इसीलिए उन्होंने हमें बहुत बढ़ावा दिया इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बहुत सपोर्ट किया। तो ये एक किस्सा हो सकता है, और जिस वजह से हमारे टीचर्स बहुत शॉक हो गए कि यार इन्हें तो कभी क्लास में भी नहीं देखा, ये एग्जाम में कैसे बैठे हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। सर अभी आपके टीचर लोग देख लेंगे तो और सरप्राइज हो जाएंगे। नहीं इट्स फाइन। उन्हें बाद में बताया गया था कि स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे रोबोटिक्स क्लब में जितने भी स्टूडेंट्स थे सारों का प्लेसमेंट बाकी लोगों से पहले हो चुका था। अच्छा। जस्ट बिकॉज उन्होंने वो स्किल सेट डेवलप कर लिया था जो जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे एक हार्डवेयर टीम थी जो मेरे जैसे हार्डवेयर डिज़ाइन करती थी, पीसीबीज बनाती थी,
उनका अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में जैसे सिनॉप्सिस वगैरह में उनका प्लेसमेंट हो गया था। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कैड कैम डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा करते थे, तो उनका भी अच्छी MNCs में प्लेसमेंट हो गया था तब। कुछ मेरे जैसे थे जिन्हें स्टार्टअप करना था, तो 2-3 लोगों ने स्टार्टअप किया और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं उसमें। तो हाँ सर, आपकी टीम में जुड़ने के लिए मतलब कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ेगी सर, एक बार बता दीजिए। देखिए, हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो है पैशन। क्योंकि जितने पैशन से मैं मेरी कंपनी चला रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए उतने ही पैशन से काम करे। तो हम लोग ये देखते हैं कि आप अपना टाइम देने के लिए कितने उत्सुक हैं। सेकंड, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हायर करते हैं जिनको PCB डिज़ाइन का एक्सपीरियंस हो, जिन्हें सर्किट डिज़ाइन का एक्सपीरियंस हो। और फिर हम लोग कुछ कैड कैम डिज़ाइनर्स हायर करते हैं जो प्रोडक्ट के एंक्लोजर्स बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग टीम हायर कर रहे हैं। तो ये जो जनरल बिजनेस के लोग होते हैं वो आते हैं, जो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये जो लोग होते हैं वो उनको भी हायर कर रहे हैं हम लोग। आजकल देश में जहाँ ले ऑफ चल रहा है, मतलब जॉब जहाँ पे जा रही है, तो उसमें सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को जॉब दे रहे हैं सर। इससे हमारे मतलब ऐसे और ये स्टार्टअप की ज़रूरत है हमारे देश को। तो सर आप लास्ट में सर हमारे ऑडियंस को कुछ सलाह टिप्स देना चाहें तो। थोड़ा मुश्किल है तो मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए, क्लासेस कीजिए। मैं जैसे क्लासेस बंक करता था वैसे मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जितना ज़रूरी स्किल डेवलपमेंट में उतना ही ज़रूरी आपका डिग्री भी है। सो वर्क हार्ड फॉर दैट। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है कि वी वांट अ स्किल ड्रिवन वर्कफोर्स, क्योंकि यही वो जनरेशन है जो हमारी कंट्री को आगे लेके जाने वाला है। सो स्किल्स पे फोकस कीजिए, जस्ट डिग्री पे भी नहीं। तो सर आप ये बैक बेंचर थे कॉलेज में या फ्रंट बेंचर थे आप? मैं बैक बेंचर था। और कॉलेज में सबसे बदनाम भी मैं ही था। ऐसा क्यों सर, आपको पीछे बैठना अच्छा लगता था? क्योंकि पीछे बैठने पे ना टीचर का ध्यान नहीं जाता था पहली बात तो। अच्छा, हाँ। तो क्लासेस में गेम्स खेलना वगैरह ये सब बहुत किया है, आप मत कीजिए बिल्कुल मत कीजिए। बट हाँ, पीछे बैठने का एक फ़ायदा ये हमेशा रहता था कि दिमाग हमेशा चलते रहता था किसी और चीज़ों पे। तो हम लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते थे कि अरे ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, हम लोग ड्रोन में ये करेंगे, ड्रोन में वो करेंगे। तो वहाँ पे आपका ध्यान पढ़ाई को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे होता है। अच्छा। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपका ध्यान सही में पढ़ाई पे कभी होता नहीं है, क्योंकि कोई आपका दोस्त मस्ती कर रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है पीछे। हाँ, मैं तो बैक बेंचर था। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं अभी, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप रिस्क लेने से डरिए मत। आप घुस जाइए एंटरप्रेन्योरशिप में। आपके पास अभी एक सेफ्टी नेट है, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए। आपको 6 महीने में तो आइडिया आ ही जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हो या ना बने हो। अगर नहीं भी बने हो और आप चाहते हो कि आप करना चाहते हो, तो भी आप करते रहिए। ब्रेक थ्रू मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। मैंने कभी लाइफ में ऐसे सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप ही करूँगा। मैं भी लाइक अ कॉमन स्टूडेंट, लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, में मेरा हमेशा यही फोकस था कि जॉब लेंगे, पैसे कमाएंगे, सुखी लाइफ जिएंगे। बट वही है कि वो एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको रियलाइज हो जाता है कि कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ गुड फॉर माई करियर, मैं यहाँ ग्रो हो सकता हूँ। और वो जो चूल जब आती है आप में, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप भूख प्यास सब भूल के ये करने वाले हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि 2-2 3-3 दिन आप बिना सोए काम करते हो। तो डू इट। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस भी है, जैसे बिट्स पिलानी जो है वो 1 साल का आपको गैप देता है प्रॉपरली, लीगली और विथ डिग्री, कि आप 1 साल का ड्रॉप लीजिए, आपका वेंचर कीजिए, वी विल हेल्प यू विद इट। एंड मैंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी है जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। तो प्लीज़ टेक द रिस्क। आपको व्हाट डू यू हैव टू लूज, राइट? सो दैट वुड बी माई बेस्ट एडवाइस। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन लिख करके भेजिए हमें, ताकि मैं अगले वीडियो से आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखूँगा। सर थैंक यू सर वेरी मच सर, आपसे मिलकर और अच्छा लगा सर। आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया अपना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।